नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर बीजेपी के चुनावी सॉन्ग को लेकर के है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी सॉन्ग लॉन्च कर दिया है, जिसमें बोल है मैं मोदी का परिवार हूं। पीएम ने वीडियो शेयर किया। 3 मिनट 13 सेकंड के गाने में 12 भाषाएं हैं, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं का जिक्र है। दूसरी खबर, केंद्र सरकार ने साल 2019 में पास हुए कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है। इसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है और आलोचक सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अदालत में याचिका दायर करके अपील की है कि सीएए के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए। तीसरी खबर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, जहां वे साउथ मिशन पर हैं। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया। वहीं चौथी खबर यूपी से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़ी सेंधमारी में जुटी हुई है। सपा और बसपा के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पांचवी और आखिरी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई रहेगी, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए में लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है। तो चलिए अब पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कैंपेन का थीम गीत जारी किया गया है। आज ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इस कैंपेन के तहत साझा किए गए वीडियो में मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल योजना, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं को दिखाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन के थीम सॉन्ग को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। साथ ही केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस थीम सॉन्ग को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट किया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, आज ही लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। बस अब से कुछ ही वक्त बचा हुआ है और इन सबके पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपना कैंपेन लॉन्च किया। मेरा परिवार कैंपेन शुरू किया गया है। इसमें मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन के जरिए महिलाओं का भी जिक्र किया गया, राम मंदिर का भी जिक्र किया गया, युवाओं का भी जिक्र किया गया और देश के हर कोने में रहने वाले के विजुअल्स इस गाने के जरिए हम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव बेहद करीब 2019 में मैं हूं चौकीदार का कैंपेन था। इस बार मोदी मेरा परिवार करके ये जो कैंपेन है कितना खास होने वाला है? मैं बता दूं कि आज का दिन जो है वो बेहद खास है। अब से कुछ ही देर में चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो जाएगा और आज के दिन ही आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक गीत लॉन्च कर दिया और केंद्र की सत्ता में ये जो हैट्रिक लगाने की जो कोशिश भाजपा लगातार कर रही है उसी के मद्देनजर ये गाना लॉन्च किया गया कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। और ये 3 मिनट 13 सेकंड के गाने में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उससे लेकर उनकी जो सभा उन्होंने की है वो सारे जो है वो दृश्य उसमें दिखाए गए हैं। इसके अलावा मैं भी मोदी का परिवार हूँ गाने में हमने देखा कि कश्मीर के जो युवा हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी दिखाया गया है। वहीं देश की जो तमाम भाषा है, चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो, उसमें भी मैं मोदी का परिवार हूँ ये गाना जो है वो सुना जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री के इस वीडियो सॉन्ग में जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर भी जमकर निशाना साधा गया है। गाना शेयर करते हुए खुद नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है कि मेरा भारत मेरा परिवार है। वहीं मैं आपको बता दूं कि 3 मार्च को जो राजद अध्यक्ष है लालू प्रसाद ने पटना में विपक्षी गठबंधन इंडिया के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री मोदी पर अपना परिवार नहीं होने को लेकर कटाक्ष किया था और इसके बाद लगातार हमने देखा कि चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, सबने अपने ट्विटर हैंडल पर मैं भी मोदी का परिवार जो हूँ वो ऐड ऑन किया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज के दिन जो है वो गाना भी लॉन्च कर दिया। और वहीं 3 बजे जो चुनाव आयोग है वो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और वहीं ये गाना आना भी, तो ये देख सकते हैं गरिमा हम कि जो बीजेपी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो काफी अच्छी है। लगातार आज एक इमोशनल पत्र भी सब व्हाट्सएप पे लोगों को भेजा गया, वो पत्र भी बहुत भावुक था और अब गाना लॉन्च कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि जो भाजपा है वो कितने एक्टिव मोड में जो है वो लगातार नजर आ रही है और जनता को एक बार फिर से खुश करने के लिए तमाम तरीके से
जो तरीके हैं वो खोजे जा रहे हैं, चाहे महिलाओं को खुश करना हो, चाहे युवाओं को खुश करना हो, चाहे अब जो परिवार 140 करोड़ की जो जनता है वो अब मोदी का परिवार, और गाना जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। गरिमा, ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गाने में कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने इस गाने के जरिए कैंपेन लॉन्च किया है। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इसका विरोध हो रहा है। अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि इस कानून पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अब एनआरसी भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। तो सीएए का विरोध लगातार हो रहा है। ओवैसी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि जब 2019 में संसद से ये कानून पारित किया गया था, जब पास किया गया था, उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस कानून का विरोध कर रहे थे। वो ये बात कह रहे थे कि मुस्लिमों के अधिकार संकट में हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर भी अब जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, उसे लेकर के अब एक बार फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रुख होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस कानून को लेकर के लगातार विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और सबसे ज्यादा विरोध एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से देखा जा रहा है। अब उन्होंने तमाम बातें कही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएंगे और इस कानून को लागू न करने की बात कहेंगे। तो सीएए को लेकर के जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपको बता दें 11 मार्च को इससे लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ था। एमएचए ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और जिससे 11 मार्च से पूरे देश भर में सीएए लागू हो गया है। और अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी सीएए को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। लगातार इस कानून का जब ये पास किया गया था ये कानून, उस टाइम से ही वो लगातार विरोध करते रहे हैं और अब जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, पूरे देश भर में ये कानून लागू हो गया, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। ऐसे में कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार ये बात भ्रम की स्थिति इस कानून को लेकर के बहुत ज्यादा है, लेकिन 2019 से लेकर के अब तक की अगर हम तस्वीरें देखें तो काफी कुछ बदली हैं। जब सीए लागू किया गया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तब से लेकर के अब तक प्रोटेस्ट जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है, कांग्रेस की तरफ से भी, ओवैसी की तरफ से भी, सबकी तरफ से। उनका भी आरोप है कि जिस तरीके से 9 बार एक्सटेंशन किया गया इस कानून को, अगर इस कानून को पारित किया था, पास किया था 2019 में, तो तभी 2019 में क्यों नहीं इसको कानून बना दिया गया था, बीच में 9 बार क्यों इसको एक्सटेंशन किया गया था। यहाँ पे सारी विपक्षी पार्टी यही बात कर रही है कि इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग गलत है। लेकिन इसको लेकर के आप ये कोर्ट में ओवैसी जो है आज कोर्ट का रुख उन्होंने किया, पारित किया गया। आप सुन पा रहे? आप सुन पा रहे? ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया राहुल। तो सीएए का विरोध लगातार हो रहा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण के 2 राज्यों तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे पर हैं। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। हालांकि तारीखों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही ऐसा लग रहा है जैसे लोगों ने नतीजे तय कर लिए हैं। समाचार चैनलों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार ये साफ है कि बीजेपी के लिए ये होने वाला है अब की बार 400 पार। आपको बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु और केरल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कर अपने दक्षिण विजय के अभियान पर एक और कदम आगे बढ़ाया था। तेलंगाना और कर्नाटक में आज पीएम की जनसभा है। तमाम बातें इस दौरान उन्होंने आम जनता के बीच पहुंचकर कही। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों में जबरदस्त सेंधमारी की है। शुक्रवार को पूर्व विधायक और सपा नेता मधुसूदन, इनके साथ ही पूर्व विधायक और बीएसपी नेता शैलेंद्र यादव बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने वालों में अच्छेलाल निषाद, शिव गोपाल श्याम सुंदर, मोमती देवी, माया देवी, विपिन शुक्ला समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल हुए हैं। इसी तरह आगरा में राज बब्बर के कट्टर समर्थक माने जाने वाले राजू लवानिया और राजीव जैन ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। उन्हें बीजेपी सांसद राजकुमार ने बीजेपी का गमछा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो यूपी में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश ये वही राज्य
है जहां से दिल्ली की सत्ता तय होती है। दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये उत्तर प्रदेश से ये रास्ता साफ होता है। 80 सीटें लोकसभा की, जिसको लेकर के पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से देखी जा रही है। गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में अब देखा जा रहा है। सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाला है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, जिस तरह से ये हमेशा कहा जाता है, ये साफ तस्वीरें भी नजर आती हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। कुनबा लगातार बीजेपी का बढ़ता जा रहा है, विपक्षी दल की जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में जो गठबंधन है, जो तमाम बातें कही जा रही थी, युवाओं की गारंटी की बात कही जा रही थी, उसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष यहां से कमजोर होता जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के लिए जो विपक्षी दल के नेता हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व विधायक हो भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। जो अच्छा लाल निषाद बीएसपी से थे, वो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक और सपा नेता मसूदन शर्मा जो थे वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं। जितेंद्र वर्मा भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं। तो वहीं पे अगर आगरा की बात करें तो आगरा में जिस तरह से राज बब्बर के कट्टर समर्थक माने जाने वाले राजीव जैन थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सेंधमारी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष दलों के जो पूर्व विधायक है, जो वरिष्ठ नेता है, उन पे सेंधमारी करने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलने की संभावना हो रही है। ऐसे में देखा जाएगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और गठबंधन पार्टी चुनाव लड़ती है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी से ललितेश पट्टी तिवारी, जो कि भदोही से उनको कैंडिडेट बनाया गया है, टीएमसी के कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है, जो कि 10 सालों का जो कार्य है, जो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से दोबारा मुख्यमंत्री बने, उनके कार्यों को देखकर जमीनी स्तर का जो कार्य है उसे देखते हुए जो युवा है, जो महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रख रहे हैं। इसको देखते हुए जो पूर्व विधायक है, जो वरिष्ठ नेता है दूसरे दलों के, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दल है जो कुनबा बिखर रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच रही है और उसके बाद लगातार उनका कुनबा बिखरता हुआ जा रहा है, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि अब विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल जीतेंगे, लेकिन इसका कुछ भी असर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। सीट शेयरिंग को लेकर के भी जो तस्वीरें थी, चाहे बिहार की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जिस तरह से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस लगातार जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गठबंधन की अगर बात कहें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और अभी जो 7 सीटें थी, 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का घोषणा भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने कार्यों को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन के नेता है वो भी अपने पदाधिकारियों को साधने का काम कर रहे हैं। वो भी बूथ स्तर पे अपने पदाधिकारियों को लगाने का काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं और लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी करने की जो रणनीति वो बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव 2019 में लड़ी थी, उससे कहीं बढ़कर जो नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 से पार, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। राशिद, जिस तरह से हम देख रहे हैं दल बदल का सिलसिला जारी है। बीजेपी में तमाम जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, तमाम दिग्गज वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में जो वर्तमान सांसद हैं उनके टिकट्स भी कई जगहों से कट रहे हैं। हमने देखा राहुल कस्बा ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। तो किस तरह से बीजेपी पूरा मैनेजमेंट करेगी, क्योंकि नाराजगी भी नहीं देखी जा सकती है, उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वर्तमान सांसद है उनके टिकट कटेंगे तो जनता पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, अगर जिस तरह से बात करें तो जो वर्तमान सांसद है जिनका कार्य से क्षेत्र अगर सही रहा तो उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है, क्योंकि कार्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करने की बात कह रही है और जिस तरह से परियोजनाएं हैं उसको काम करने के लिए बात कर रही है,
तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सांसद अगर उनका टिकट कटता है तो सांसदों में नाराजगी तो रहेगी ही रहेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी दूसरा ऑप्शन भी लग रही है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सुधारू नेता है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो अलग कर रहे हैं, तो उनको भी टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की काम करेगी। ठीक है राशिद, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कमल खिलाने का पूरा मन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बना लिया है। कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल के जो तमाम नेता हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चलिए अब पांचवी और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। एनडीए की तरफ से आंकड़ा निकलकर सामने आया था कि 48 सीटों में से बीजेपी 31 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी, शिवसेना 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एनसीपी को 4 सीटें दी गई हैं, लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले। सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच चर्चा जारी है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही सीटों के शेयरिंग पर बात बन जाएगी। तो इंडिया और एनडीए दोनों के बीच पेच फंसा हुआ है। एनडीए गठबंधन की लगभग कुछ वक्त पहले ही तस्वीरें साफ हो रही थी, लेकिन आधिकारिक घोषणा इसे लेकर के नहीं की गई। और इसी तरह से इंडिया में भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। महाविकास अघाड़ी, इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पर अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई, पेच फंसा हुआ है। चाहे एनडीए की हम बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, हालात कब तक साफ हो जाएंगे? क्योंकि आज ही वो तारीख है, बस अब से कुछ ही वक्त, लगभग आधे घंटे ही बचे हैं जब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसके जरिए तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन हालात अभी तक साफ नहीं है। मैं बता दूं, जिस तरह से चुनाव आयोग की घोषणा होने वाली, तारीखों की घोषणा होने वाली और लोकसभा चुनाव की तारीख आने वाली है, लेकिन उसको देखते हुए कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जो पेच है अभी भी उलझी हुई है। और जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है बीजेपी, 32 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है और 13 सीट पे एकनाथ शिंदे और 4 सीट पे एनसीपी के अजित पवार को लड़ने की कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समझौता होने को तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमें सीट बढ़कर चाहिए, क्योंकि 18 सीट पे हमने जीती थी जब शिवसेना दोनों एक हुआ करती थी। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पेट फंसा है। वहीं पे अजित पवार अपने को बोल रहे हैं कि हम मराठाओं की राजनीति किया करते हैं, हम मराठाओं समुदाय से आते हैं, तो हमें भी सीट चाहिए। जब हम मोदी की लहर में 4 सीट लेके जीत के आए लोकसभा की, तो हम मोदी के संग लड़ रहे हैं, तो हमारी सीट बढ़ेगी। इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ महाअघाड़ी सरकार की बात करें तो महाअघाड़ी जो है उसके यहाँ भी पेच फंसा हुआ है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं 23 सीट पर लड़ूंगा, क्योंकि मेरे 18 सीटिंग एमपी हमारे ऑलरेडी जीते थे पिछली बार, उसको देखते हुए मोदी के संग जब बीजेपी के संग थी पिछली शिवसेना, तो 18 सीट जीत के आई थी। तो उद्धव ठाकरे का कहना है कि ओरिजिनल शिवसेना मेरी ही है और 18 सीटिंग एमपी मेरे पास है, तो मैं 23 सीट पे लड़ूंगा, कांग्रेस 18 सीट पे लड़ेगी और शरद पवार की एनसीपी 10 सीट पे लड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दूं गरिमा, ये पूरा बैच, पूरा रायता, अगर कोई राज्य है तो वो महाराष्ट्र है। वहाँ पे अभी तक कोई फैसले नहीं हो पाए और चुनाव आयोग की तारीख घोषित होने वाली है। आज घोषित हो जाएगी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया। और बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ा सरदर्द हो गया है। बीजेपी ने हर राज्य में अपने सरदर्द को सुलझा लिया, लेकिन महाराष्ट्र के गले में उगलते पड़ रहा है ना निगलते पड़ रहा है। और लोगों के जो संगठन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह राज ठाकरे के आने का संदेश सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि राज ठाकरे भी आएंगे, उनके लिए भी 1-2 सीट की रखे जाएंगे। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं पूरे जो विपक्ष है और सत्ता पक्ष है, दोनों में पेच फंसी हुई है सीट को लेते हुए। जी ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में इंडिया और एनडीए दोनों के बीच पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।